अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, मुल्की सियासत में ख़तो किताबत उरूज पर है। पहले कोट लखपत जेल में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत अपने बानी को अडाला जेल में ख़त भेजती थी कि मुज़ाहमत की बजाय मुफाहमत का रास्ता अपनाया जाए, और अब जेल से बाहर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक सीनियर क़यादत ने वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को ख़त लिख डाला कि कोट लखपत जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को रिहा किया जाए ताकि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन मुज़ाकरात का अमल बाकायदा शुरू हो सके। अडयाला में कैद पीटीआई के बानी ने अपनी सीनियर क़यादत से 2 बार मुफाहमत का ख़त मौसूल होने पर मुज़ाकरात के लिए इनकार किया, जबकि वज़ीर आज़म को लिखे जाने वाले ख़त का तो जवाब फ़िलहाल नहीं आया। अलबत्ता कल काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की एक बार फिर पेशकश ज़रूर की है। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत डट चुकी है कि इलेक्शन के ऐलान या मैंडेट की वापसी के बगैर हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं करने, जबकि हुकूमत उन्हें दावत दे रही है कि मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें तो शायद कोई हल भी निकल आए, मगर डेडलॉक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और इस डेडलॉक का ज़्यादा नुकसान इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही हो रहा है, क्योंकि ना तो उनकी सीनियर लीडरशिप जेल से रिहा हो पा रही है और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी जमात के तौर पर कोई स्पेस अभी फ़िलहाल मिल पा रही है। ऐसे में अगर पीटीआई की साबिक सीनियर लीडरशिप सामने आकर हुकूमत और पीटीआई के माबैन डेडलॉक को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है तो उन्हें भी पार्टी के अंदर से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब इस सियासी डेडलॉक का खात्मा कैसे होगा और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की रिहाई मुमकिन हो पाएगी कि नहीं, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये तो पहले लेटर की तस्दीक कर दीजिएगा, ये लेटर कब और कैसे लिखा, और इसके जो मंदरजात हैं, सैलिएंट फीचर्स, उसमें क्या क्या शामिल था? ये हुआ ये था कि हमारी कोई 2-3 महीने से काफ़ी मुलाकातें थी जो तहरीक इंसाफ के सारे सीनियर लीडरशिप हैं, जिसमें असद उमर साहब हैं, इमरान इस्माइल हैं, अली जैदी हैं, महमूद मौलवी साहब हैं, और हमारे इवन शफकत साहब, सरवर चौधरी साहब वगैरह, सबसे हमारी बात हुई, सब साहब से। और वहाँ पे हमारी डिस्कशन ये थी कि ये जो मामला चल रहे हैं, देखिए ना, अगर तो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मिल के इमरान खान की पॉलिटिकल हैसियत को चैलेंज कर पाते और वो उसको मुतासर कर पाते तो भी एक तरफ बात लगती। अगर इमरान खान पीटीआई की लीडरशिप को इनकलाब ले आती तो भी किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब हम एक स्टेलमेट में हैं। इस स्टेलमेट का जो नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान के मीडिया को बहुत नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की जुडिशरी को बहुत नुकसान हुआ है, और मिडिल क्लास को बहुत नुकसान हुआ है, जिनकी जो इकोनॉमिक हालत है वो इतनी खराब हो गई है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि हम सरवाइव कैसे करें। अब 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो वो है जो कि पीटीआई की लीडरशिप जो है वो लगी हुई है, वो करना चाहती है कि जी इनकलाब आ जाए, तो आप ले आए इनकलाब। एक है कि आप टॉक्स करें, गुफ्तगू करें, बात को आगे बढ़ाएं। जो खान साहब के साथ पहले भी हमने बात कही थी और आपने दुरुस्त कहा कि इन्होंने भी एक लेटर लिखा जिसको अभी तक जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की है तो हमने पहले भी ये बात कही थी, हमारी नून लीग के बड़े सीनियर लोगों से बातचीत हुई थी और हमें ये लगा कि उस तरफ एक ख्वाहिश है कि मामला जो है उनको नॉर्मलाइज किया जाए। अच्छा। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने फिर मुलाकात की कोट लखपत में शाह महमूद कुरैशी साहब से, एजाज चौधरी साहब से, महमूद रशीद साहब से कम्युनिकेशन हुई। वहाँ पे हमें लगा कि तमाम जो लीडरशिप है, और उसके बाद हमारी तहरीक इंसाफ के भी काफ़ी सीनियर लोगों से, पार्लियामेंटेरियन से उनसे बात हुई, तो हमें ये लगा कि सारे ही समझते हैं कि गुफ्तगू जो है वो ही वाहिद रास्ता है आगे जाने का। अब जब कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात कही तो उसके बाद हमने एक नेशनल डायलॉग कमेटी बनाई, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और मैंने, क्योंकि बाकी लोग समझ रहे थे कि अभी वक्त नहीं है। हम समझते हैं कि अभी वक्त है, क्योंकि अगर अभी हमने इस जानब नहीं बढ़ते और एक सोहेल आफरीदी को लॉन्ग मार्च लेके आना पड़ता है तो फिर देखिए इनको गवर्नर रूल लगाना पड़ेगा, उसके जवाब में वो इस्तीफे देंगे और पाकिस्तान पूरा अगले साल भी एक प्रेशर कुकर बना यानी आप कह रहे हैं स्टेग्नेशन से निकलने के लिए ज़ाहिर है कि डायलॉग ज़रूरी है और इसी के पेश नज़र आपने लेटर लिखा है। बट आपने लेटर में जहाँ पर शाह महमूद कुरैशी और दीगर की रिहाई की बात की, वहाँ पर इमरान खान की नहीं की, डेलिबरेटली नहीं की? जी बिल्कुल डेलिबरेटली नहीं की। वो इसलिए नहीं की
कि अगर अभी हम कहेंगे कि इमरान खान को पहले रिहा करें तो फिर देखिए बातचीत शुरू ही नहीं होगी। जो हुकूमत जो है वो इस कदर इमरान खान से अगर आप समझिए कि खौफजदा है कि उनकी तस्वीर एक सुप्रीम कोर्ट से आ जाए तो आधी सुप्रीम कोर्ट के लोगों को सस्पेंड करना पड़ता है। फिर आप देखिए कि उनको किस तरह से कोर्ट में नहीं ले जाया जाता, बिकॉज उनको वो इतने बड़े हो गए हैं सियासी तौर पे कि हुकूमत को सच्ची बात यह है कि इस वक्त एक खौफ का शिकार है इमरान खान से। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले एक माहौल बने, एक टेम्परेचर नीचे आए जिसमें हुकूमत कंफर्टेबल हो कि वो इमरान खान से डायरेक्ट बातचीत कर सके। मेरी जो स्पीकर साहब से बात हुई या गवर्नमेंट के और सीनियर लोगों से बात हुई, उनसे हमने यही अर्ज किया था कि जी देखिए, अगर आप डायरेक्ट टॉक इमरान खान से करेंगे या करने की कोशिश करेंगे तो इतने हाई टेम्परेचर में ये बात नहीं हो सकती। लिहाजा पहले एक माहौल चाहिए खान हमें। साहब तो चाहते ही हैं कि डायरेक्ट उनसे ही बात हो, फिर क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए ना, मसला ये है, आप एग्री करेंगी मेरे से कि अगर मैं और आप मिलके एक कप चाय भी नहीं पी सकते और हमें एक दूसरे से इतनी नफरत है कि हम शक्ल नहीं देख सकते, तो मैं और आप बात कैसे करेंगे? देखिए ना, एक टेम्परेचर भी तो पहले थोड़ा नीचे लाएंगे ना। अगर हम लोग बैठ के बात कर सकेंगे, इमरान खान के जहन में भी ये होगा कि नहीं, ये लोग सीरियस हैं, बात करना चाहते हैं, तो फिर इमरान खान की अप्रोच डिफरेंट होगी। इसके लिए पहले इन 5 लोगों को वो रिहा करें, इन लोगों की एक बातचीत शुरू होगी और उसके नतीजे में फिर आपको फेसेस मिलेंगे। अच्छा, रियलिस्टिकली अगर हम बात करें जोई साहब, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं ये 5 लोगों की, शाह महमूद कुरैशी साहब को तो रिसेंटली भी 9 मई के केस में भी बरियत हुई है। कितने चांसेस आपको लगते हैं ऑन अ वेरी ऑनेस्ट नोट कि शाह महमूद कुरैशी साहब की कम से कम रिहाई या पैरोल पे वो बाहर आ सकते हैं, गवर्नमेंट इस पे राजी हो जाएगी? सच्ची बात यह है कि अगर उन्होंने शाह साहब को अकेला निकाला तो सवाए इसके कि आप शाह साहब की पोजीशन को भी ऑकवर्ड कर दें। जिस तरह अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि पीटीआई के अंदर देखो एक वॉर इकोनॉमी भी तो जनरेट हुई है ना। आपको इस चीज का खदशा है कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब की बारे में बात की जाएगी सोलली तो फिर ये भी पॉलिटिसाइज कर देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत? क्योंकि उसकी वजह फरवा ये है कि एक वॉर इकोनॉमी क्रिएट हो गई है। लोगों का इंटरेस्ट है कि टेम्परेचर हाई रहे, लोगों का इंटरेस्ट है कि लड़ाई जारी रहे, क्योंकि एक बड़ा छोटा तबका है जिसमें यूट्यूबर्स भी शामिल हैं, जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है और जिसमें पीटीआई के भी कई लोग शामिल हैं, जिनके ऑफिसेज जो हैं वो इसलिए हैं कि ये लड़ाई हो रही है, जिनकी सीटें इसलिए हैं कि ये लड़ाई हो रही है। तो देखो, वो नहीं चाहेंगे कि आप टेम्परेचर जो हैं वो नीचे आए। और अगर आप शाह साहब को इस तरह से निकालेंगे, बाकी 4 जेल में होंगे, तो डेफिनेटली वो इस सारे अमल को कंट्रोवर्शियल कर देंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि ये 5 लोग जो है ये बाहर आए। तो फिर दूसरा प्रॉब्लम ये है, परवा आप इतने जो है वो सालों से पॉलिटिक्स कवर कर रही हैं। अब मसला ये है कि ये जो पीटीआई की मौजूदा जो लीडरशिप है, जो लोग हैं, मैं आपको कहूं कि पॉलिटिकल कमेटी के मुझे 5 लोगों के नाम बता दें, आप नहीं बता सकेंगी। उन्होंने तो वो भी नाम नहीं डाले जो उनके साथ शुरू से चल रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अली मोहम्मद खान का नाम नहीं है और भी बड़े नाम है, उन्होंने तो वो नहीं डाले नाम। देखिए ना, उसमें इशू सिर्फ ये है कि आप जब वो नाम जो है, ये लोग वो नाम रखेंगे या डालना चाहते हैं जो नोबडीज हों। अब प्रॉब्लम यह है कि ये सारे लोग इमरान खान को जानते ही नहीं है, ना इमरान खान इनको जानते हैं। अच्छा फवाद साहब, क्योंकि जाहिर है कि सब यही चाहते हैं कि थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे है और आप भी इसके लिए कोशिश करें। गो कि आपको शायद ये पता ही है बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत इस बात से खुश नहीं है कि आप या महमूद मौलवी और दीगर क्यों उठ के इंटरफेरेंस कर रहे हैं और हमारे मामलात में जा रहे हैं। बट अगेन ये जो बाकी 4 का रेफरेंस दे रहे हैं आप, जिसमें यास्मीन राशिद साहब और दीगर शामिल है, महमूद रशीद साहब, ये एजाज चौधरी साहब शामिल है, उमर सरफराज चीमा साहब शामिल है, इनको तो सजाएं भी हुई हैं 9 मई के केसेस में। तो गवर्नमेंट मान जाएगी? वो आपको ये नहीं कहेगी ये तो कन्विक्टेड लोग हैं, इनको कैसे निकालें? 9 मई इतना बड़ी चीज़ हुई है, रूनुमा हुई है, वीडियोस मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, केसेस चले हैं। तो पहली बात तो ये है कि 3 फरीक हैं, हुकूमत अकेली भी नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट भी इसमें फरीक है और इमरान खान भी फरीक हैं। अब तो ये तीनों फरीक चाहेंगे टेंशन नीचे आए तो ही नीचे आएगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि हुकूमत चाहे एस्टैब्लिशमेंट ना चाहे तो आप समझें कि टेम्परेचर नीचे आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आपको जब तीनों फ्रीक अगर समझेंगे कि टेम्परेचर नीचे लाना है तो ही नीचे आएगा। तीनों में से एक भी समझता है कि नहीं पाकिस्तान ऐसे ही चलाना है, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं चल पाएगा। लेकिन जहां तक आपने बात इतना बड़ा बयानिया
इतना बड़ा बयानिया तो फवाद यार का। 8 फरवरी के बयानिए को फिर आप किधर ले जाएंगे? ये ऐसे तो ही तो होली लड़ाई होली बढ़ाने आना वाली किसी बातें है ना। उत्ते एकदम तो आप नहीं आना। आप ये कहें कि आप ये कहें कि आप ये कहें कि 9 मई जो है वो बड़ा वाकया है और 8 फरवरी बड़ा वाकया नहीं है, तो ये भी तो फिर गलत है ना। अब आपको इसलिए जब तलखियां कम करनी होती हैं तो आप कंट्रोवर्शियल इश्यूज को बड़ा नहीं करते। ये जो अभी आपने इमरान खान की ट्वीट्स देखते हैं या फिर DGI SPR साहब की जो प्रेसर है, ये तो कई तलखियों का इजहार है। अब हमारा ये तो दोबारा जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर इमरान खान या एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत समझती है कि नहीं ये हमें सूट कर रहा है हाई टेम्परेचर, तो फिर टेम्परेचर हाई रहेगा। हमारा इस्तेदलाल सिर्फ ये है कि इस हाई टेम्परेचर की वजह से जो हम जैसे जो लोग हैं, जो आम पाकिस्तानी है, वो सफर कर रहे हैं। हमारे यहाँ 50,000 से 3 लाख रुपए लेने वाले जो महीने वाले लोग हैं, उनकी कमर टूट गई है। हमारे फार्मर का जो ठेका है वो बेड़ा गर्क हो बट गया। इस रियल चीज की एस्टेट बैठ गारंटी गया है, कौन लेगा कंस्ट्रक्शन फवाद चौधरी बैठ साहब गया है। कि जब ये मुज़ाकरात के लिए अल्लाह करे कि आप लोगों के बीच में मुज़ाकरात हों और कोई बर्फ पिघले, पर इस चीज़ की गारंटी कौन लेगा कि जो ट्वीट्स आते हैं, जो कि आपने जिक्र कर दिए, अभी 3 दिन पहले भी एक ट्वीट आया, मैं उसकी डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वो सबने ही देखा हुआ, पढ़ा हुआ है, आपने भी पढ़ा हुआ है। ये ट्वीट्स की गारंटी कौन लेगा कि भाई री भी तो रुकने चाहिए? नहीं, जब ये रिलीफ आएगा तो अगला रिलीफ फिर इमरान खान ने देना है। और इमरान खान ने ये रिलीफ देना है कि उन्होंने जो सोशल मीडिया है PTI का, उससे जो पर्सनलाइज्ड कैंपेन है वो खत्म होनी है। ये तो देखे ना, एक बड़ी सिंपल बात है, जिस तरह मैंने आपको पहले और आप कहा कि समझते ये हैं इस तो नहीं हो पर्सनलाइज्ड सकता। कैंपेन में बहनों का भी हिस्सा है? देखिए ये सारी तलखियां हैं। तलखियों में क्या कमी आएगी तो ये चीजें रुक जाएंगी, तलखियों में इजाफा होगा तो ये चीजें बढ़ेंगी। अब अगर तलखियों में इजाफा होता है, सोहेल अफरीदी वो लॉन्ग मार्च लेके आएंगे, ये गवर्नर रूल लगाएंगे, तो फिर तो और तलखियां देखे ना आप किधर चली जाएंगी। और लास्टली मुझे ये भी बताइएगा, आपको वैसे कोई उम्मीद है कि वज़ीर आज़म की तरफ से अभी तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं हुआ, लेकिन कोई हो सकता है ऑप्टिमिस्टिक? नहीं, अभी तो है, मतलब उन्हें लेटर ही आज मिला होगा। हमें उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर साहब से, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, PMLN के जो लोग हैं, वो हमें उम्मीद है कि मुस्बत रिस्पांस जो है वो इसका देंगे। और अगर उन्होंने दिया और इस जानब वो बढ़ते हैं तो ये फिर एक पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी चीज होगी। कल और आर्मी टर्निंग चीफ ने पॉइंट जो भी है होगा पाकिस्तान में, क्योंकि डायलॉग्स का फिर दौर शायद बाकायदा तौर पर सीरियसनेस के साथ शुरू हो जाए। फवाद चौधरी साहब शुरू हो बहुत जाए। शुक्रिया। कल देखिए, हाँ जी जी। कल मैं सिर्फ आपको बताना चाहता था कि जो चीफ साहब ने बात की वहां पे, फील्ड मार्शल साहब ने जो बात की NDU में, जिसमें उन्होंने फिर कहा है कि सारे लोगों को मिलकर पाकिस्तान की मुश्किलात का मुकाबला करना है, तो आई थिंक वो भी एक गाइडलाइन हो सकती है इसमें आगे बढ़ने की। सो वी नीड टू फेच पॉजिटिव पॉइंट्स फ्रॉम द कॉन्वर्जेशन। वेरी गुड फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया और वक्त निकाला। एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर बाकी मेहमानों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी सकाफत व विरसा हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने, और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, जो लेटर लिखा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक़ क़यादत की तरफ से, ज़ाहिर है कि ये एक स्टेप फॉरवर्ड है। जो वज़ीर आज़म ने कहा था कि आएँ बैठे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इस लेटर के बाद चीज़ें ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगी? देखिए जी, उस लेटर में जो मैंने तो अभी उसके खदोखाल नहीं पढ़े, लेकिन एक और प्रोग्राम में मुझसे पूछा गया या मुझे बताया गया कि उसमें कहा गया है कि आप पेरोल पे रिहा कर दें कोई अडयाला में कैदियों को, और इस तरह की बात। अडयाला नहीं, कोट सारी लखपत वाले उसमें- कैदियों की बात की है। अच्छा, कोट लखपत की। तो देखिए, किसी भी कैदी को बिना पेरोल पे रिहा किया जा सकता है। अगर कोई सजायाफ्ता मुजरिम है और वो जेल काट रहा है, या कोई मुजरिम है वो अंडर ट्रायल है, तो गवर्नमेंट से पेरोल पे कैसे रिहा कर सकती है? हाँ, अगर कोई सियासी कैदी हो, उसे 16 MPO में अरेस्ट किया गया हो, दफा 144 की वायलेशन में अरेस्ट किया गया, उसको तो हम रिहा कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का मुतालबा लेकर आना, या तो हमने जो केसेस बनाए हैं वो झूठे हैं, फिर तुम रिहा कर देते हैं पेरोल पर। अगर 9 मई जेन्युइन हुआ है, उसके केसेस मौजूद हैं, तो वो लोग 9 मई कुछ में तो ट्रायल के अंदर शाह सजाएं महमूद काट कुरैशी साहब चुके हैं। को क्लीन चिट मिली है कोर्ट की तरफ से। हाउ अबाउट हिम? हाँ, शाह महमूद कुरैशी साहब एक एग्जांपल हो सकते हैं। और वो जो है, अगर उनके ऊपर कोई सजा उन्हें नहीं हुई भी और वो किसी केस में जुडिशियल हुए हुए हैं, तो मुमकिन है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत ऐसे रहनुमाओं की बेल के दौरान हुकूमत जो है उसको पुश ना करे, और अगर अदालत बेल दे रही हो तो हुकूमत कहे ठीक है आप दे दें, और उस तरह के लोग आगे बात कर सकते हैं, समझ आती है बात की। लेकिन अगर कोई बंदा किसी जुर्म में इन्वॉल्व है और सजा काट रहा है, उसको पेरोल पे रिहा करने का मतलब तो ये है कि हम ये बात मान रहे हैं कि सारे केसेस झूठे, फिक्टिशियस हैं,
आल्दो के सारे यानी आप कह रहे हैं कि अगर हम सबको पेरोल पे रिहा कर देंगे या उनको रिलीफ दे देंगे तो फिर वो जो एक बयानिया है 9 मई का, नहीं बयानिया नहीं किया ही नहीं जा सकता, ना हम करेंगे, क्योंकि हमें ऐसे पता है जैसे अल्लाह के एक होने का यकीन है, सूरज मशरिक से निकलता है, इस तरह पता है कि लोग 9 मई में इन्वॉल्व हैं और ने एक मुनज़्ज़म बगावत की कोशिश की जो कि नाकाम हुई, जिस तरह की इन्होंने तोड़ फोड़ की, जो कुछ किया उससे कोई बंदा इनकार कर ही नहीं सकता। अब ये कहें कि सीसीटीवी ले आए, और हालांकि सारी फुटेजेस आप ही कैमरों ने बनाई, मीडिया के कैमरे थे, इंडिपेंडेंट कैमरे थे, इवन कि उन्हीं कैमरों की शिनाख्त से लोग आइडेंटिफाई हुए, उन्हीं शिनाख्त से लोग जो है, कुछ लोग बरी हुए, कुछ लोग जो है वो चालान हुए। और आज ये कह रहे सीसीटीवी की जरूरत तो वहां पड़ती है जहां पर आपके पास और कोई रिकॉर्ड ना हो। और अगर आपने वैसे ये हाइपोथेसिस है वैसे, चूंकि आपने जिक्र किया कि शाह महमूद कुरैशी साहब चूंकि उनको एक्विटल हुआ हुआ है तो वो तो रिहा हो सकते हैं, वो उनके बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन बाकियों के बारे में नहीं सोचा जा सकता। लेकिन अगर बाकी चारों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं ज़फ़र रहमान साहब जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उनको रिलीफ मिला है, तो ये चारों केस से भी आप क्या माफ़ी शाफी अगर हो जाए एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर? हाँ, और ये बड़ी आपने अहम बात की कि कुछ लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिलीफ मिला और ये बार बार बयानिया बनाया जाता है। आज मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से इसका भी जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो ये है कि एक होता है कत्ल जिसकी 302 दफा लगती है, एक होता है 109 जिसमें मुशावरत होती है। इसी तरीके से 9 मई में कुछ लोग तो वो थे जिन्होंने जाकर फिजिकली मौके पे तोड़ फोड़ की, कुछ लोग जो है उस प्लान का हिस्सा थे। जिन लोगों को सजाएं हुई उन्हें इसी ग्राउंड पर सजाएं हुई कि वो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस प्लान का हिस्सा नहीं थे या हम इमरान के नैरेटिव से खुद को डिस्टेंस नहीं कर रहे, इसलिए उन्हें सजाएं हुई। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बंदा खुद मुंह से कह रहा हो कि ये काम गलत हुआ है और मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, तो आप उसको कोई सबूत भी ना मिल रहा हो तो आप उसको कैसे सजा देंगे? शाह महमूद कुरैशी साहब ने अगर ये कहा कि मेरी बेगम कराची में थी हॉस्पिटल में, मैं हॉस्पिटल में था, और अदालत ने उनकी ये बात को दुरुस्त मान लिया, तो बल्कि चारों अदालतों में उन्हें वही रिलीफ मिला और वो बरी हो गए। तो ये कहना कि चूंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, भाई ये कोई फिजिकल असॉल्ट का केस उस तरह नहीं था। ये जितने भी रहनुमा हैं, ये बेसिकली उस एहतजाज को लीड कर रहे थे, को प्लानिंग कर रहे थे पीछे। इजाज चौधरी साहब ने जाके कोई जिना हाउस को खुद आग नहीं लगाई माचिस से, हाँ जिन लोगों ने माचिस से आग लगाई है उनको उन्होंने इंस्टिगेट जरूर किया। अगर इजाज चौधरी साहब 9 या 10 या 11 12 मई के बाद कहते हैं कि बानी तरीके साहब ने गलत की है और ये काम नहीं होना चाहिए, मैं जमात इस्लामी में रहा हूँ 30 साल, मैं जमीयत का जो है वो नाज़िम आला रहा हूँ, मैं मियां तुफैल का दमाद हूं जो जमात इस्लामी का सरबराह रहा है, हमने कभी ये काम नहीं किया, काम गलत है, मैं आपको लिख के देता हूं, इजाज़त चौधरी आज बाहर होते। इन लोगों ने तो कहा मुझे जो समझ आई आपकी बात से वो ये है, शौकत यूसुफ साहब भी साथ मौजूद हैं। यूसुफ साहब, मुझे जो समझ आई है उज़ैफ़र रहमान साहब की बात से वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब कैन बी एन एक्सेप्शनल, जो लेटर लिखा गया है, लेकिन बाकियों के बारे में ज़ाहिर है कि कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो इन्वॉल्वमेंट है और सज़ा याफ्ता भी है। बट इस पे भी आप ज़ाहिर कमेंट करना चाहेंगे, लेकिन मेरा आपसे सवाल बुनियादी तौर पे पहला ये है कि जो लेटर लिखा है फवाद चौधरी साहब ने और दीगर ने, इससे आप क्या तासुर है, मुतमईन है, सही किया है, कोई इतराज़ तो नहीं है आपको क्योंकि वो साबिक क़यादत है आप लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि कानून भी ये खुद बना रहे हैं और इनकी अपनी नज़र से कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है, फैसले भी ये कर रहे हैं, पकड़ भी ये खुद रहे हैं, सज़ा भी खुद सुना रहे हैं। अदालतें तो है ही नहीं। अगर अदालतें होती ना तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती। अभी ये 5300 अरब की जो करप्शन हुई है ना, इसमें सारे पकड़े जाते हैं, अंदर होते हैं। अगर ये मामला आइन कानून के बालादस्ती होती, ये बड़ा आसान बात है कहना। 135 अरब की तो आपने PIA भेज दी, उसमें से 10 अरब हुकूमत को मिलेंगे और आपने 5300 अरब की करप्शन कर ली, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो आइन कानून तो नहीं है ना, सिर्फ इंतकामी कार्रवाई है जो ये कर रहे हैं अपनी मर्जी से आके सारे मीडिया के ऊपर। नहीं तो इस इंतकामी कार्रवाई में शाह महमूद कुरैशी साहब भी तो आ सकते थे, वो तो आई नहीं लपेटे में। देखिए इस तरह तो बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग नहीं आए। अब ये कोई इसका वो नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो कहीं मिले हुए हैं इनसे, यार ऐसी बात नहीं है। मैंने मिले हुए का तो लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कहा इसका मतलब है कहीं ना कहीं जस्टिस तो काम कर रहा है ना, जो नहीं है उसको नहीं वाली लिस्ट में डाला है, उसको नॉट गिल्टी डाला है। मैं लेकिन आपने वो सवाल एड्रेस नहीं किया, आपको कोई इतराज तो नहीं फवाद चौधरी साहब ने जो वज़ीर आज़म को लिखा है लेटर? देखिए पहली बात तो ये है ना कि फवाद चौधरी साहब, इन लोगों को मैंडेट तो कोई भी नहीं है ना PTI ने दिया है, ना हुकूमती मैंडेट है, ना कोई और मैंडेट है। अपने जाती हैसियत में उन्होंने किया है, जाहिर है इस PTI में रहे हैं, उनको पता है इमरान खान फेयर बंदा है, जाली केसेस उनके ऊपर बने हैं, तो इतना तो उनका ज़मीर भी जागा होगा ना। ये तो ज़मीर की बात है।
ठीक है, उन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ा है, लेकिन उनका ज़मीर शायद इस बात की वो नहीं गवारा नहीं कर रहा होगा कि इस मुश्किल वक्त में हम कोई काम ना करें। तो उन्होंने खत लिखा है, अपने तौर पे लिखा है, ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये कि जो भी इस वक्त बात करेगा या बातचीत होगी तो वो थ्रू अचकज़ई साहब होगी और नासिर अब्बास साहब की होगी, क्योंकि खान ने उनको मैंडेट दिया है और ये तब होगा जब उनकी तकर्री होगी। पहली बात तो ये है ना कि ये जमहूरी अंदाज से तो आया ना, पहले तो ये जमहूरियत का बेड़ा करके बैठे हैं, मईशत का बेड़ा करके बैठे हैं। लेकिन आप और अभी आप बातें कह रहे हैं बड़ी-बड़ी महमूद खान करते हैं अचकज़ई कि साहब को मैंडेट दिया है फवाद चौधरी साहब की बात से निकल के, लेकिन अलीमा खान साहबा तो करी जो भी बात करेगा वो फिर हम में से नहीं है, तो वेरी कंफ्यूजिंग। देखिए अलीमा खान साहबा के साथ देखे ना कितनी बड़ी ज्यादती हो रही है ना, वो खवातीन हैं, उनको खान के साथ मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही, तो जाहिर है गम और गुस्सा तो है, वर्कर के अंदर बहुत लेकिन गम और वो गुस्सा गम और है। गुस्सा आप लोगों के और साथ ये ज्यादती में बंदे निकल और रहा है ना ये यूसुफ ज़ई साहब। चूंकि ये मसला है ना कि एक तो पहली बात ये कि ये डिलीवर नहीं कर सके हैं, इनके पास कोई वो नहीं है कि अब या कि ये कह दें कि जब हमने 3 चले साल में ये किया, सिवाय कर्जे चढ़ाने के मुल्क के ऊपर 36,000 अरब का कर्जा चढ़ा दिया इन्होंने, 5,300 अरब की करप्शन कर ली जो IMF ने बताई है, बाकी अल्लाह जाने और कितनी करप्शन की होगी। और PIA बेच दी, 10 अरब रुपए की PIA बेच दी, और कौमी असासों का जो पहले तबाही कर दी, फिर उसके बाद अभी फरोख्त शुरू हो गई है। तो इनके साथ तो सही एहतसाब तो होना चाहिए, चले लेकिन मैं बदकिस्मती यही है कि सवाल जो है इसमें उज़ैफ़ा निज़ाम रहमान नहीं साहब से, चूंकि आज हमारा अच्छी बात है PIA सफ़ेद हाथी था, वो आप लोगों ने भी कोशिश की थी, बहुत कहा था, उससे पहले कितनी देर से 90 की दिहाई से चल रही चीज़ें, वो उस पर तो हम बाद में बात करेंगे, किसने बनाया था? मैं उस पर आती हूँ, लेकिन मेरा आज का मौजू जो है वो ये है कि ये जो गुडविल जेस्चर है उज़ैफ़ा साहब, अभी आपने शौकत यूसुफ़ज़ई साहब की जो बात है वो तो सुन ली है और मैंने उससे पहले आपसे तबसरा भी ले लिया, अब आप किसके साथ बैठना चाहेंगे? फवाद चौधरी साहब एंड कंपनी के साथ बैठना चाहेंगे अगर वो बातचीत का रास्ता खुलता है, या फिर आप उनको बोलेंगे नहीं महमूद खान अचकज़ई साहब को लेकर आए? देखिए बात ये है कि ज़ाहिर है मेरा मकसद नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे किसी भी सियासी वर्कर जो कि मेरी जो है वो अपोनेंट पार्टी में है उसको लगे कि मैंने उसके लीडर की कोई तज़हीक कर दी है। लेकिन मैं आपको एक बात इंतहाई जो है ज़िम्मेदारी से और एक खुलूस नियत से गुज़ारिश कर रहा हूँ, बानी तहरीक इंसाफ पर कोई बंदा एतमाद करने को तैयार नहीं है। इवन के अचकज़ई से भी आप अलहदा कमरे में पूछेंगे, वो भी कहेगा जी ठीक है मैं सियासत तो अपनी चमका रहा हूँ और मैं अपोजिशन लीडर नॉमिनेट होगी, लेकिन जब उसका दिल चलेगा मुझे चलती ट्रेन से धक्का दे देगा। जो बंदा जो है जब दिल चाहता है मौलाना फजलुर रहमान को ऑन कर लिया, जब चाहे डिसऑन कर लिया, जब चाहे बैरिस्टर गौहर को आगे कर दिया, उन्होंने आज तो अपोजिशन बैरिस्टर लीडर गौहर के से तौर नाला पे हुए अनाउंस हैं। किया हुआ, उनको एतमाद है तो अनाउंस सुन लेना जी, सुने एतमाद है तो गढ़ापुर बेचारे पे भी एतमाद था, उसको वज़ीर-ए-आला बनाया था, जहांगीर तरीन भी बड़ा एतमाद था, वो लैपटॉप लेके साथ बैठे रहते थे, उसी लैपटॉप से टिकटें अनाउंस होती थी। अलीम खान भी बड़ा एतमाद था, वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद उन्हीं के जहाज पे अपनी बेगम साहिबा के साथ उम्रा करने गए थे। बानी तहरीक इंसाफ का इस हाल तक पहुंचने में एक बड़ा किरदार जो है वो उनकी जात पर लोगों के अदम एतमाद का है। और आप जो बात कर रही हैं राजा नासिर अब्बास या ये जो महमूद खान अचकज़ई। अचकज़ई साहब हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब वगैरह भी, इनके पास भी कोई मैंडेट नहीं है। या आज कह दें इनकी पार्टी के जो 10 जिम्मेदारान हैं, अलीमा खान से चलें आप कहलवा दें कि अचकज़ई जो फैसला करेगा हमें कबूल होगा। अचकज़ई ने तो कहा है उस दिन जो सियासी मीटिंग की है इन्होंने KPK हाउस में, उन्होंने कहा जी कि ट्विटर पे जो गुफ्तगू होती है मैं इसको जब उन्होंने उसको कंडेम किया। सलमान अकरम रज़ा मुझे साहब उसके ने बाद स्टेटमेंट दी है जो मुज़ाकरात करेंगे वो अपोजिशन इत्तेहाद करेगा और इत्तेहाद के जो सरबराह हैं वो अचकज़ई साहब हैं। मुनीम सलमान अकरम राजा बेचारे की क्या हैसियत है? इन लोगों की कोई वुकत नहीं है। असल वुकत एक ही शख्स की है और उसका नाम बानी तहरीक इंसाफ है, और वो जब चाहता है जिसको चाहता है डिसोन कर देता है। और वो हाँ, इनमें से कोई बंदा उसके बिहाफ पर ये बात करे और फिर पूरी पार्टी उसको ओन करे कि जो वो फैसला करेगा हमें कबूल होगा। आप मेरी बात में बीच में आपने एक इंसर्शन दे दी, अगर मैं मुकम्मल कर लेता, मैं भी बात अर्ज कर रहा था कि उस दिन उन्होंने कहा कि ट्विटर हैंडल पर होने वाली गुफ्तगू को उन्हें कंडेम किया, तो उसके घंटे बाद जो है शफीउल्लाह जाने प्रोग्राम में मेरे साथ थे, मैंने कहा बात हुई है? कहते जी बिल्कुल हुई है। तो मैंने कहा फिर उन्होंने कहा नहीं बयानिया बानी का ही चलेगा। तो मैंने कहा अभी जो बानी ने इख्तियार दिया हुआ है, नहीं इस मामले में इख्तियार नहीं दिया हुआ। तो मकसद कहने का, मैंने कहा और अगर ये महमूद खान अचकज़ई कहें कि बानी तहरीक इंसाफ जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं इदारों के बारे में वो गलत है, कुछ हमें भी कुछ हमें भी रगड़ा लगाएं, लेकिन उनके कह लेंगे नहीं वो हम नहीं मानेंगे। ये कैसे हो सकता है कि आप जज को कहेंगे अगर मेरे हक में फैसला करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे खिलाफ करोगे तो अभी आप बैठेंगे किसके साथ अगर बात होती है तो? नहीं, हमने तो इनके मुज़ाकरात की ऑफर को जो है वो इनकरेज किया है, उसकी तारीफ की है। जो अगर हमारे साथ बैठेगा, जो बात करेगा इशू बेस, उसकी बात हम सुन लेंगे, जो हम कर सके वो हम करेंगे।
लेकिन जाहिर है ये वक्त का ज़िया कर रहे हैं। ये हुकूमत कोई बुढ़ा बुढ़ी का खेल नहीं होता, जिस तरीके से आपने जब चाहा जो है चकदी साहब के जिम्मे लगा दिया। बैरिस्टर गौहर को भी हटाने के चक्रों में है। बैरिस्टर गौहर को हटा सकते नहीं है क्योंकि इलेक्शन कमीशन में तो लिख के दिया हुआ है कि ये हमारा इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा। बेसिकली इस वक्त बैरिस्टर गौहर से भी तंग आए हुए हैं, लेकिन वो मजबूरी है कि ना निकल सकते हैं ना उगल सकते हैं। चले ये जो आपने इल्जाम लगाया ये तो शौकत यूसुफजई साहब जैसे लोगों, हाँ, ये इनका जवाब तो शौकत यूसुफजई साहब दे सकते हैं कि आया वो बैरिस्टर गौहर साहब पे तंग है कि जिस दिन बानी तहरीक इंसाफ इस आजमाइश दायर है, जेल भी एक आजमाइश होती है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। उन्होंने जुर्म किया, उन्हें सजा हो गई, लेकिन फिर भी अल्लाह से डरते रहना चाहिए। जिस दिन वो इस आजमाइश से निकले, बरी हुए, या उनका जो है जाहिर है ये सफर कट गया, सबसे पहले जिस बंदे को फिक्स करेंगे उसका नाम बैरिस्टर गौहर होगा। ये मेरा रिकॉर्ड क्लिप आप रिकॉर्ड करके रख ले। बाकी मैं कोई उसमें जो है जिद नहीं लगाता। जो शौकत साहब अपनी बात करेंगे बिल्कुल करें, लेकिन ये मेरी बात आप लिख लें आज। चलें लिख लेते हैं, मैं भी लिख लेती हूँ। यूसुफजई साहब को भी ये मेरा ख्याल से अब याद रहेगा। यूसुफजई साहब, ये एक तो बैरिस्टर गौहर साहब से क्या वाकई आप लोग तंग हैं, और क्यों तंग हैं? अगर हटाने की बात हुज़ैफ़ा रहमान साहब तक पहुंची तो आपको क्यों नहीं पता? और दूसरा ये कि जो प्रेशर डालने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी हो रही है, जिस पे शफ़ी जान साहब ने कहा कि जी हम तैयारी कर रहे हैं, वज़ीर आला भी तैयारी कर रहे हैं, ये कब, कैसे, कहाँ? 8 फरवरी है तारीख। और इसमें सर ऐड कर लें, शौकत साहब जो अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे, बड़ी धीमी बात करते हैं। शौकत साहब इसमें एक और बात ऐड कर लें कि अपने लोगों पे हमेशा एतमाद होता है। आप हमेशा काफिले का अमीर अपना बंदा लगाते हैं। बैरिस्टर गौहर तो आपकी पार्टी के चेयरमैन है, उन्हें अपोजिशन लीडर क्यों नहीं नॉमिनेट किया आप? चलें ठीक है। शौकत यूसुफजई साहब, देखिए, बदकिस्मती है कि हुकूमत के अंदर कोई ऐसे बंदे है नहीं जो मामलात को संभाल सकें। जो हालात, देखिए हालात तो मुख्तलिफ औकात में आते रहते हैं गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान, हमने देखा है। लेकिन वो समझदारी भी होती थी। लेकिन बदकिस्मती है कि इसमें तो कोई अजीब सी सूरत हाल है। वजीर आजम दावत देता है, आगे से वज़रा साहिबान आके जो है ना आग उगलते हैं और ऐसे बातें करते हैं। जैसे अब हमारी पार्टी है, उसमें बैरिस्टर गौहर को इसलिए नहीं नामजद किया गया कि हमने जो पहले नामजद किए थे 3, पंजाब असेंबली का अपोजिशन लीडर, कौमी असेंबली का अपोजिशन लीडर, सेनेट का अपोजिशन, तीनों को आपने नाइल कर दिया। तो हम तो देखें, अब ये हमारी अपनी हिकमत अमली है कि हमने महमूद खान चकजई साहब को कर दिया अपोजिशन में। अब हमारे साथ जब अपोजिशन इत्तेहाद है तो इत्तेहाद में हम उनको इज्जत देना चाहते हैं, फिर उनको इख्तियार भी दिया है कि ये आप बातचीत करें। लेकिन अब हुकूमत जो है वो बातचीत की तरफ आ नहीं रही है और सिर्फ वक्त गुजार रही है, तो मुश्किलात तो बढ़ रही हैं। देखें, अवाम को तो 1 रुपए का रिलीफ नहीं मिल रहा है। चले, आप कह रहे हैं कि हुकूमत नहीं आ रही है यूसुफजई साहब, बट ऑन रिकॉर्ड है ये चीज। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत करें। उसके अलावा साबिक क़यादत आपकी कह रही है, आपकी पार्टी के अक्सर लोग ये बात कर रहे हैं। फिर ये लेटर भी लिखा गया, आपको याद होगा अडयाला जब गया था लेटर कोट लखपत से, जो असीराज ने लिखा था आप लोगों के, वो उसका भी कुछ नहीं बना। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रहा, आपके भी अंदर कंफ्यूजन है? देखिए हम पॉलिटिकल लोग हैं, मुज़ाकरात की जब बात होती है ना, हम समझते हैं कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। हम तो हर चीज के, हम तो अफगानिस्तान के लिए भी कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात करें, तो मुज़ाकरात से तो नहीं भागते। लेकिन इनके पास या तो इख्तियार नहीं है, क्योंकि ये मुसलसल जो है ना मुज़ाकरात को टालने के लिए बातें करते हैं। इसके पास चले, मुझे बताएं, अगर फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब कामयाब हो जाते हैं मुज़ाकरात करने में हुकूमत के साथ, आप लोग मान जाएंगे? आप लोगों को इतराज़ तो नहीं? देखिए ये काम मेरा नहीं है कि मैं मान जाऊं या ना मान जाऊं। अब ये मुज़ाकरात किस सेंस में करेंगे? अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान से आप कहें कि जी आप माफी मांगे और आपने पहले मरहले में तो जो लेटर में लिखे हैं उन्होंने, वो तो शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर की रिहाई की बात की ना उन्होंने लेटर में। अगर फॉर इंस्टेंस मैं कहती हूँ गवर्नमेंट मान जाती है हाफ वे, इस लेटर से पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक उनकी अपनी जाती राय है, जाती कोशिश है। आप इस लेटर को डिसोन करते हैं? मैं बिल्कुल डिसोन इसलिए करता हूं कि पार्टी का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है ना, पार्टी का लेटर तो नहीं है। अगर वो कर रहे हैं अपनी तरफ पे तो वेलकम, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ऑन तो नहीं कर सकते हैं उसको ना, जब तक कि उसके पता नहीं चले कि उनका मकसद क्या है। देखिए बहुत बड़ी पार्टी है, अभी भी इसके साथ आवाम खड़ी है, इतने मुश्किलात के बावजूद कि इन्होंने अब मुझे बताया ना, मैं क्या बात करूं हुज़ैफ़ा रहमान साहब के साथ, मैं क्या तल्ख सवाल करूं कि आपने खुद ही कह दिया कि आप लेटर को ऑन नहीं करते।
अब प्रॉब्लम ये है कि आप चले इस मैं लेटर कैसे को ओन करूं? नहीं करते कि देखिए, आप मेरी उस बात लेटर को सुनिए ओन ना, करते हैं आप जो देखिए शाह ना, महमूद कुरैशी साहब ने लिखा नहीं, था। आप ऐसी बात ना करें। देखिए, आप ऐसी बात ना करें। मैं कैसे ऑन कर सकता हूँ कि वो मेरे पार्टी से उन्होंने मशवरा नहीं किया है, मेरी लीडरशिप से मशवरा नहीं किया मैं है। गुजारिश कर वो रहा हूँ खुद कि आप अपने मेरी तौर पे बहन है, देखिए, मैं आप तो मुझसे आपसे तल्ख कह रहा सवाल ना हूँ। किया करें, आप मुझसे मैं शीरीन आप सवाल किया करें। मैं आपसे क्या, सॉरी मैं मैं आपसे समझी यही नहीं। कह रहा हूँ कि जी जी मैंने कहा आप मैं मेरी आपसे बहन यही है, कह रहा मुझसे हूँ कि आप तल्ख उन्होंने सवाल ना अगर किया जाती करें, आप मुझसे हैसियत शीरीन में सवाल किया करें। ठीक है, ठीक है। अगर जाती हैसियत में वो कर रहे हैं तो मैंने आपसे कहा कि अच्छी बातें करें, लेकिन अब उनका क्या मकसद है अब मुझे तो नहीं पता है। हाँ, पार्टी लीडरशिप को अगर एतमाद में ले लिया जाता तो बेहतर होता। अगर वो चले, नहीं यानी लेना आप चाहते, कह रहे हैं अपने कि तौर पे शाह काम महमूद करना कुरैशी चाहते हैं। साहब या दीगर की रिहाई होती है तो जो लेटर लिखा गया है ये फवाद चौधरी साहब ने एतमाद में नहीं लिया। अगेन इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। हुज़ैफा रहमान साहब, जो लास्ट मिनट चल रहे हैं, मैं दोनों की राय इस पे जानना चाहती हूँ। एक तो ज़ाहिर है कि ये नविश्ता दीवार है कि अभी फ़िलहाल कोई चांस तो है नहीं खान साहब का बाहर आने का, बट एक बार फिर मुझे बताइएगा कि बाकी जिन लोगों के बारे में लेटर में डिस्कस हुआ है या रिक्वेस्ट की गई है या बातचीत करने के लिए आगाज़ के लिए कहा गया कि उनको रिहाई करें, डू यू थिंक शाह महमूद कुरैशी साहब is the apt man for that? जी देखें, हुकूमत इस पे गौर कर सकती है। मैंने अभी तक लेटर नहीं पढ़ा। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब किसी केस में उन्हें सज़ा नहीं है और कुछ केसेस में वो रिमांड पर हैं, अभी ट्रायल चलना है, तो ज़ाहिर है उनकी बेल मेडिकल ग्राउंड पर हो सकती है, उनको पेरोल पे रिहाई भी मिल सकती है। लेकिन हमें तो ये डर लगता है कि हम तो इस नीयत से उनकी रिहाई यकीनी बनाएं कि चले मुज़ाकरात शुरू हों और ये उन्हें डिसोन कर दें कि ये जो है अलीमीन गंडापुर की तरह ये दोनों पिच के दोनों तरफ खेल क्या रहे हैं। आप सिर्फ एक ही कंपनी के साथ मुज़ाकरात करेंगे या साइड बाय साइड पीटीआई के साथ भी चल सकते हैं? नहीं, मुज़ाकरात तो ज़ाहिर है पीटीआई के साथ ही होंगे ना, और पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से मुज़ाकरात की बात हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इनकी पार्टी के अपने अंदर इतनी बदअतमादी है। जिस अलीमीन गंडापुर को कहते थे कि पिच के दोनों तरफ खेलता है, आज खुद दिल से मानते हैं कि वो इंतहाई वफादार है, इंतहाई कमिटेड, तो हमसे बड़ी गलती हो गई, इसको नहीं हटाना चाहिए था, सिर्फ हमने शक की बुनियाद पे हटा लिया। ये ना हो कि शाह महमूद कुरैशी जो है 2 साल की जेल उसने काटी है, उसकी फैमिली जो है वो जिस तरह सफर किया है, और अब जब हम उसे कहेंगे ठीक है हम इसको रिहा करने को तैयार है, मुज़ाकरात करते हैं, ये एक जो है गुडविल जेस्चर के तहत, वो भी सब्जेक्ट टू द केसेस, शाह महमूद के केसेस पहले देखना पड़ेंगे। उसके बाद चले, आई गॉट योर पॉइंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यूसुफ ज़ई साहब के वो कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब के चांसेस हैं और बात हो सकती है। देखिए, ये जो है ना पार्टी के अंदर दरारें डालने की कोशिश कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। क्या दरारें? वाइस चेयरमैन है पार्टी के शाह महमूद कुरैशी साहब। वो वैसे भी रहा होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उनके ऊपर कोई केस नहीं है। लेकिन उनके जो 2 साल जाया किए इन्होंने, उसके जवाब कौन देगा? ये ऐसा सिस्टम है कि वो बेगुनाह थे और उनको वैसे ही 2 साल जेल में डाल दिया। ये कौन सा सिस्टम है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि आप अभी लीडरशिप मौजूद है, लेकिन दरार कैसे डालेगी हुकूमत? कैसे दरार डालेगी? मैं ये तो ऐसे ही वो अफरा तफरी वाली बात कर रहे हैं ना, ये वक्त टालने वाली बात कर रहे हैं। चले, शाह महमूद कुरैशी जो है ना, अभी भी आप लोग इस पूरे लेटर के बाद, इस गुफ्तगू के बाद भी प्लान कर रहे हैं कि इस्लामाबाद पे जाना है, चढ़ाई करनी है? शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे लीडर हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी रहा हो जाएंगे, लेकिन उनके जो 2 साल जाए हुए उनके जवाब देना। अगर वो बेगुनाह चले अब उसका जवाब तभी देंगे जब वो रिहाई करके वापस आएंगे, और वो जो है वो ज़ाहिर है कि अफाम तफहीम से होना जरूरी है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ ज़ई साहब आपका भी, और हुज़ैफा रहमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत निजकारी के हवाले से अपने पहले प्रोजेक्ट की निजकारी में कामयाब हो गई है। गुज़श्ता बरस से जारी निजकारी के अमल का आगाज़ कौमी एयरलाइन से हो गया है। गुज़श्ता रोज़ PIA की निजकारी की ओपन बिड्स हुई जो TV पर भी दिखाई गई, जिसमें 3 कंपनीज शामिल थी, और आखिर में लकी कंसोर्शियम के 134 अरब रुपए की बोली लगी, जबकि आरिफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए की बोली लगाकर PIA के 75% जो शेयर्स हैं वो ख़रीद लिए। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक कुछ अरसे तक अगर आरिफ हबीब ग्रुप चाहे तो बाकी के 25% शेयर्स भी ख़रीद सकता है। ताहम मौजूदा रकम जो बोली में लगाई गई है उसके हवाले से 7.5%
कौमी ख़जाने में जमा होंगे, जबकि बाकी की जो रकम है वो PIA की बहाली पर खर्च की जाएगी। अब पाकिस्तान का जो एक कौमी एयरलाइन है वो एक अरसे से खसारे में थी और अब PIA की बहाली और उसके हवाले से जो वाजिबात की अदायगी का चैलेंज है वो कितना बड़ा है और उसकी निष्कारी से हुकूमत को कितना फ़ायदा होगा, ये इससे बढ़ के सवाल करूँ तो कौम को क्या फ़ायदा होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जो PIA की वो कहते हैं कि बिल आखिर ये मामला हो ही गया, पिछले साल भी हमने देखा, इस साल भी हमने देखा कि ये बातें हो रही थी, लेकिन बिल आखिर ये आरिफ हबीब ग्रुप ने ख़रीद लिया। एक तो इसकी ख़रीदारी को कैसे देख रहे हैं और ये जो ब्रेक डाउन किया गया है थोड़ा सा नाजरीन की समझ के लिए बताएगा, ये कैसे जाएगा? बात यह है कि यू हैड नो ऑप्शन, आपके पास एक एयरलाइन थी जो 863 अरब रुपए के नुकसानात करके डेट एंड लाइबिलिटीज खड़ी कर गई थी और इसको पहले संभालना जरूरी था। सो इसको एक 650 पौने 700 एक कंपनी में शिफ्ट किया गया जिसको बैड PIA कहते हैं। ये मॉडल 14-15 में हमने उसी वक्त बना दिया था। अब इतना टाइम लग जाता है, 90 की दिहाई से हम सोच रहे हैं कि PIA बेचना है, अब सोचें कि 2025 में आके बिका है। मॉडल यही था कि इन दोनों को सेपरेट करें। सो दैट इज व्हाट वी हैड सेड एट दैट टाइम आल्सो कि आप एक बैड PIA एक गुड PIA बनाएं। सो बैड PIA जो है वो होल्ड करती है वो एसेट्स जो लेगेसी एसेट्स हैं जो बुरे हैं, जिसमें क्या चीजें हैं, जिसमें गवर्नमेंट गारंटीड लोन्स हैं। अब वो कोई बायर नहीं खरीदना चाहता, सो आपको वहां पार्क करने पड़े। इसी तरह FBR की पेमेंट्स हैं, सिविल एविएशन की पेमेंट्स हैं, कई PSO टाइप अदारे हैं जिनके फ्यूल आए हुए हैं, जिनकी पेमेंट्स नहीं हुई वो हैं, पेंशन एंड एम्प्लॉइज रिलेटेड बेनिफिट्स हैं। ये सब एक जगह पार्क किए गए, एक PIA को क्लीन किया गया, बैलेंस शीट को में 150 अरब रुपया लाइबिलिटी छोड़ दी गई। उसके इवज जो है फिर PIA की ये सारी प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस किया गया। फिर उसमें एक और इंसेंटिव ऐड किया गया, जैसे आपने सही फरमाया कि अगर PIA 180 अरब की बिकती है तो 125 अरब जो है वो तो आप डाल दें जैसे कहते हैं कंपनी में। ये एक्चुअल जो गवर्नमेंट के पास रिसीट्स आएंगी, अथॉरिटीज के पास, वो 55 अरब के करीब आएंगी। ये क्यों करना पड़ा? बिकॉज यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू रन दी एयरलाइन। सो ये एक इंसेंटिव था। इसी तरह बहुत से और इंसेंटिव, जिसको आप 18% सेल्स टैक्स माफ करना, कोर्ट नहीं लेके जाएंगे, गवर्नमेंट ये काम नहीं करेगी, जो FBR का डिविडेंड निकालना है उस पे छूट। सो हाईली इंसेंटिवाइज्ड स्ट्रक्चर टू मेक श्योर दैट PIA रन्स। यार आप फरवा सोचें, 18 जहाज की एक एयरलाइन है, कंपेयर करें एमिरेट्स से 275 एयरक्राफ्ट्स। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या 25-30 डेस्टिनेशंस पे ऑपरेट कर रहे हैं, 4 मिलियन पैसेंजर कैरी कर रहे हैं, मिडल ईस्ट से आगे जाने की कोई खास गुंजाइश नहीं रखते, प्रोडक्ट है नहीं। सो इस पूरी का जो रिवाइवल है, सेक्टर का रिवाइवल, एविएशन का रिवाइवल, ये सब काम होना है। हमने ये जो अंदाजा है, डॉक्टर साहब जो रिवाइवल की आप बात कर रहे हैं, चूंकि PIA का एक बहुत बड़ा मसला जो एक दिहाई से चलता आ रहा था वो ये था कि घोस्ट मुलाजिमीन बहुत भरे हुए हैं, ओवरबर्डन किया गया है, पायलट्स की तादाद समटाइम्स ज़्यादा होती है, तैयारे आपने खुद ही बता दिया कि 18 हैं, और उसमें से भी जितने फंक्शनल हैं उस पर भी हम तबसरा करेंगे कि कितने फंक्शनल हैं और किस हालत में, किस कंडीशन में है। तो क्या ये इख्तियार आरिफ हबीब ग्रुप के पास अब होगा कि वो छांटी कर सकेंगे या दोबारा से चीज़ों को अलाइन करने के लिए, फाउंडेशन को बेहतर करने के लिए? So in my opinion, the clean PIA that is being sold is a good PIA. अब मैं ये क्यों कहता हूँ, ये बिल्कुल सही बात है। एक ज़माना था 14, 15, 20 हज़ार एम्प्लॉई होते होंगे इसमें, आज सिर्फ 6,700 एम्प्लॉई हैं फरवा। वो कोई इतनी बड़ी नीड है ही नहीं। इसमें से आई थिंक 2,000 तो बड़े टेक्निकल से होंगे, उनकी तो ज़रूरत होगी। बाकी 1 साल तक आपने रिटेन करने हैं। अगर आप जहाज़ 18 से 25 पे भी चले जाते हैं, टोटल 30 से 31 जहाज हैं PIA के पास, 18 ऑपरेशनल हैं, बाकी रिफर्बिश होने हैं, किसी का इंजन ठीक होना होगा, किसी के पार्ट्स आने होंगे, पैसे डालने होंगे, जी वो सारे ठीक होंगे तो वो भी कुछ चलना शुरू हो जाएंगे। सो ये एम्प्लॉइज भी ज्यादा नहीं है। PIA जो दी जा रही है, इट्स अ रिलेटिवली क्लीन PIA। जो बैड PIA है, जिसको मैं कहता हूँ, जो उस पर हमने पाक एयरवेज के नाम से की थी, अब PIA होल्डिंग है, उसमें ये 650 पौने 700 अरब के बैड डेट्स, ये स्क्राइब होटल और ये रूजवेल्ट पार्क कर दिया गया है। बट एक क्लीन एविएशन, कार्गो, किचन, इंजीनियरिंग, ये सब जो है इसको सेल कर दिया गया है। दिस इज नॉट प्रिसीजन इंजीनियरिंग, वो तो वापस एयरफोर्स के पास चला गया। बट जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, ये सब जो है जो कि सेल किया गया है। आई थिंक इट्स अ गुड स्टोरी टू राइट। अगर हम इतना बड़ा इंसेंटिवाइज्ड, क्लीन, नीट स्ट्रक्चर दे रहे हैं कि हम कैसे 18 से 30 जहाज़ों पे, 35 पे, 40 पे जाएंगे, कैसे हम जो अपनी डेस्टिनेशंस हैं उनको बढ़ाएंगे, मैं आप हैरान हो जाएंगी।
the opportunity, the intrinsic value that exists. 78 कंट्री राइट्स हैं आपके पास, 78, ये बहुत बड़ा ब्रांड नेम है यार। 170 लैंडिंग स्लॉट्स हैं, 30 पे लैंड कर रहे हैं आज। 97 एयर सर्विसेज एग्रीमेंट है, ये आपके पास पीआईए में एग्जिस्ट करता है। अब क्या नहीं है, जो कि हमेशा मैं कहता हूँ सरकार में नहीं होता, competent team to run PIA, competent CEO से लेके नीचे तक CFO, CTO, all the other fellows that are needed, वो लाइन। अ बोर्ड जिसका 1% अगर ना लगा हो तो वो कभी भी नहीं सोचता। अ बोर्ड जिसके मतलब पैसे लगे होंगे और वो मेक श्योर करेगा कि एक टूथपिक की ही कीमत पे खरीदा जा रहा हो। यू क्रिएट सिस्टम्स दैट मेक श्योर कि जो एफिशिएंसी है वो आए, जो चोरी है वो रुके और लोग भी काम करना शुरू करें। 1 साल बाद दे कैन थ्रो आउट ईच एंड एवरी एम्प्लॉई इफ दे फील लाइक इट। मेरी जाती राय है कि उनमें से बहुत से उनको जरूरत होगी to run PIA on a bigger basis from today. I think the story has just begun, and the story is a neat, clean PIA really needs a revival. The aviation policy will need to be good. The aviation regulatory framework by the civil aviation, airports, इन सबको लिफ्ट करना पड़ेगा अगर वाकई एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है। Is it okay for the group? Is it okay for Habib Group that they've got 75% shares? Would they be interested in buying the rest, or they should? I think so. उनके साथ अब जो मुझे मैंने अभी कागज पढ़े हैं उसमें ये दिखाई दे रहा है कि जो फौजी फर्टिलाइजर है वो ज्वाइन कर जाएगा उनके साथ। आई थिंक उन्होंने अपना इंटेंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को दिखा दिया है। अगेन सॉलिड ग्रुप है, उनकी बैकिंग भी अच्छी है, फाइनेंशियल्स भी हैं, सो वो ज्वाइन कर जाएगा। 25% शेयर हैं, उनमें से जो भी वो लेंगे या जैसे भी ये बनाएंगे, आई एम नॉट प्रिवी कि वो क्या होगा, या अभी कर भी रहे होंगे, आ जाएगा वो भी चीज सामने, सो वो भी ज्वाइन कर जाएगा। सो ग्रुप की स्ट्रेंथ्स जो बाकी हैं उनके साथ और बढ़ जाएंगी, सो दे कैन टेक दैट फॉरवर्ड। कोई मिसाइल भी होंगे तो उस तरह का बैकिंग आएगी कि उनको भी हल कर सकेंगे। बट ये बड़ा अपॉर्चुन टाइम है कि ये सब ठीक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा कि आप फौरी तौर पे। तो आप कह रहे हैं कि द स्टोरी हैज बिगन, तो ये तो यहाँ से स्टार्ट हो गया है। बट लास्टली आई वांट टू आस्क कपल ऑफ क्वेश्चन व्हिच आई विल try to ask quickly. One, what do you think about the Roosevelt Hotel and the asset जो पाकिस्तान की एयरलाइन से बने हैं या मंसूब हैं, क्या आप समझते हैं कि उसकी तरफ भी आना चाहिए? एंड प्लस द अदर पार्ट इज कि एयरपोर्ट्स को भी ठेके पर देने की या प्राइवेटाइज करने की या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चलाने की बातें की जा रही थी, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? So, एक तो मैं हमेशा कौन को कहता हूँ कि when I say कि this is the way to go, जो हमने मिस मैनेजमेंट 20 साल में की है या 25 साल में की है, पीआई का जो 650, 700, पौने 700 अरब रुपया पार्क हुआ है उस होल्डिंग कंपनी में, जिसमें रूजवेल्ट और स्काइप भी पड़े हुए हैं, वो कीमत भी हमने ही अदा करनी है। वो 30-35 अरब हर साल बजट से जाएगा उसको फाइनेंस करने का। तब तक के पैसे ऐसे नहीं होते कि उसको मीटअप करें, वो प्लान भी अथॉरिटीज देंगी। ये है मिस मैनेजमेंट ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, जो इतनी दिहाइयों से आपको ये नुकसानात, और ये मैंने और आपने अपने टैक्स पेयर से देना है, 25 करोड़ आवाम ने पे करना है। सो वेयर एज वी टॉक गुड, वी मस्ट रिमेंबर व्हाट वी आर पेइंग फॉर। दूसरी बात यह है कि रूजवेल्ट होटल जहाँ पे लोकेटेड है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप उसको बेचेंगे तो शायद उतने पैसे नहीं मिलेंगे, बिकॉज टैक्सेशन और सारे मसाइल होंगे। शायद कोई जॉइंट वेंचर करके उसको खड़ा करना पड़ेगा उस ब्लॉक को, फिर उसको आप प्रॉपर्टी ऑफर करेंगे, कोई रिफर्बिश करेगा, कोई रीबिल्ड करेगा, फिर उसमें से कोई पैसे आना शुरू हो जाएंगे। इवेंचुअली कोई ऐसी डील बने कि वही जॉइंट वेंचर पार्टनर खरीद ले। ये सारा कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। स्क्राइब इज नॉट ऑन द लिस्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन एज फार एज आई रिमेंबर। अगर वो नहीं है लिस्ट पे तो वो तो ऐसे ही चलता रहेगा, जो उसका आते हैं पैसे उसी में चलता रहेगा। सोचना यह है कि अब ये पौने 700 अरब जो है, ये कैसे, जो जिसकी 30-35 अरब हर साल बजट से किस्त जाएगी, इसको कैसे हमने हैंडल करना है, ये पेबल कैसे क्लियर होने हैं। सो जैसे मैंने कहा, it's a good process that has started. Think of it as development of an aviation sector, development of an employment in the aviation sector, development of this contributing to GDP, to tourism. But that story still has to be written. I again keep saying, we are trying to stabilize PIA by cleaning it up, handing it over to a management, but that whole story of PIA still has to be written. And I really hope that we can write that story of PIA. And lastly, आप समझते हैं कि हुकूमत ने जो फैसला किया है, ये कौम के वसीतर मफाद में वाकई मुफीद साबित होगा? Left with no option, you cannot run these organizations in the government.
जो पॉलिसी साजी की टेक्निकलिटीज नहीं हम कभी कर पाते हैं और कबातें रह जाती हैं और उसमें सुखम रह जाते हैं. हाउ कैन यू थिंक ऑफ रनिंग एन एयरलाइन विच इज सच अ कमर्शियल बिजनेस सरकार में, और उसका नतीजा 863 अरब रुपए की डेट एंड लाइबिलिटीज है. एंड ऑल्सो द जेस्चर वाज शोन के अच्छा है कि पाकिस्तान से ही किसी ने आगे बढ़ के ये सब किया है, फॉरेन से भी ऑप्शंस मौजूद थी. तो आई होप कि फॉरेन ज्वाइन भी कर ले, वो और अच्छा सिग्नल भेजती है कि कोई स्मॉलर फर्म ने ज्वाइन भी कर लिया, वो ज्यादा अच्छा सिग्नल भेजती है इस चीज पे. हो सकता है कि वो जो ग्रुप्स हैं वो खुद कर लें ऐसा, बट एज फार एज पाकिस्तान के लार्ज ग्रुप्स ने किया, दैट्स अ गुड ओमन फॉर पाकिस्तान. थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीब साहब फॉर ज्वाइनिंग. और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है. PIA की निचकारी हो गई है. उम्मीद करते हैं कि निचकारी अच्छी साबित होगी और वाकई दोबारा से तमाम तर चीज़ें बेहतरीन साबित होंगी पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन के हवाले से. इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया. फिर मुलाकात करते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.